नमस्कार एवरीवन। होप आप सब अच्छे हैं। इन्वायरमेंट लेक्चर सीरीज में हमारा सेकंड लेक्चर है। हमारा पूरा का पूरा जियोग्राफी सीरीज चल रहा है, पॉलिटी सीरीज चल रहा है। देखो यार, जाके आराम से एटलीस्ट अपने नोट्स वोट्स बनाओ, थोड़ा सा नॉलेज वॉलेज गेन करो, अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाओ बहुत अच्छे से। हाँ, इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ, आपका एग्जाम इधर से उधर नहीं जाएगा। दैट्स फॉर श्योर। आपके एग्जाम की गारंटी मेरी है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन इधर से उधर चला जाए, आपके एग्जाम में छूट जाए, इवन कई बार हम कहते हैं कि 40 to 50 क्वेश्चन ऐसे होते हैं यूपीएससी के एग्जाम के अंदर प्री में, जो कि इजीली क्रैक हो जाते हैं, थोड़ा बहुत अगर आपने पढ़ भी रखा है या फिर नॉर्मल 6 महीने की भी तैयारी है। बट जो 50 to जो बाकी के जो 40 क्वेश्चन होते हैं, वो कुछ ऐसे होते हैं जो कि आपने अगर बहुत ज़्यादा पढ़ रखा है, थोड़ा अच्छी नॉलेज है, तो ही आप क्रैक कर सकते हो। 10% आपके बहुत ज़्यादा कठिन होते हैं जो कि आप नहीं कर सकते हो, बट मैं वो 10% की भी गारंटी देता हूँ कि वो भी आपके होंगे। तो फॉर श्योर वो सारे के सारे कवर करेंगे। यस, एंड वन वन मोर थिंग, कि वी आर प्लानिंग कि हम जल्द से जल्द हम करंट अफेयर सीरीज भी लेके आएँ। तो जो करंट अफेयर सीरीज है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी कि आप अपने एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ। स्टार्ट करते हैं आगे का। लेट्स सी। आज की डेट में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इकोलॉजी लेवल्स, प्रिंसिपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस। ओके। ओके। तो इकोलॉजी के प्रिंसिपल क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती है, सबसे पहले तो ना इसको समझने की कोशिश कर लो। जब तक इस पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझोगे ना, एक एक डेफिनेशन को नहीं समझोगे, आपको चीज़ें बहुत इजीली समझ में नहीं आएगी। देखो, सबसे पहले इकोलॉजी है क्या। जो इको है या फिर जो इकोलॉजी, दो वर्ड मिल हैं, जिसमें इको है जो कि एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, उसका नाम है ओइकॉस। ओके। जिसका मतलब होता है होम बेसिकली। एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी, लॉजी का मतलब बेसिकली स्टडी होता है। तो इकोलॉजी क्या है, एक ब्रांच है, किसकी है, बायोलॉजी के कंसर्न में, हम रिलेशन ऑर्गेनिज्म के कंसर्न में हम एक एनर्जी के फ्लो और मिनरल साइकिलिंग को हम इसके अंदर पढ़ते हैं। ठीक है। जिसके अंदर में एक इन्वायरमेंट, हमको इसके अंदर हम एक इन्वायरमेंट लेते हैं। एक बायोलॉजी का कंसर्न है जिसमें रिलेशन है ऑर्गेनिज्म टू वन अनदर, यानी कि एक एनर्जी से दूसरे मिनरल में, या फिर कैसे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है फिजिकल सराउंडिंग्स के थ्रू, इन्वायरमेंट के थ्रू। ओके। इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे, बेसिकली दिस इज द इकोलॉजी। नाउ, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी। लेवल क्या क्या होते हैं, सबसे पहले देखो, स्पीसीज, पॉपुलेशन बनेगी, कम्युनिटी बनेगी, इकोसिस्टम बनेगा, बायोम बनेगा, फिर बायोस्फीयर बनेगा। सो दिस इज द बेसिकली लेवल। सो इकोलॉजी क्या करती है, एक इको एनकम्पासिस है द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी है, इकोसिस्टम है, बायोम बनेगा, बायोस्फीयर बचेगा, विच फॉर्म द वायरस लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। एक इकोलॉजी बनाने के लिए, इकोसिस्टम बनाने के लिए काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या है, एक इंडिविजुअल है, ठीक है, एक स्पीसीज है। उसके बाद में एक पॉपुलेशन बनेगी। अब ऐसे ही इसकी काफ़ी, जंगली भैंस की काफ़ी सारी भैंस आएंगी। तो उसके बाद बनने के बाद ये एक कम्युनिटी बनाएंगे अपनी, एक कम्युनिटी इनकी बन जाएगी। अभी काफ़ी कुछ स्पीसीज आ चुकी है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, अब कम्युनिटी बनेगी। कम्युनिटी बनाने के बाद ही अपना एक इकोसिस्टम बनाएंगे कि किसको कहाँ रहना है, किसको कौन सा कुछ खाना पीना है। इकोसिस्टम बन जाएगा। तो उसके बनाने के बाद एक बायोम बन जाएगा कि उस बायोम के अंदर ही रहना खाना सीख जाएंगे। और जब ये पूरा बायोम बन जाएगा तो बायोसम से क्या हो जाएगा, एक बायोस्फीयर बन जाता है। बायोस्फीयर के 3 पार्ट्स होते हैं, मैंने आपको बताया था, एटमोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर। इसको ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से एक इकोलॉजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनता है। लेवल होते हैं। इंडिविजुअल में क्या होता है, मैंने आपको बताया, ऑर्गेनिज्म इज एन इंडिविजुअल लिविंग being that has the ability to act और function independently। एक इंडिपेंडेंटली अपनी मर्जी से जो करना चाहे वो कर सकता है। एक इंडिविजुअल लिविंग बेसिकली। स्पीसीज आर ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंसिस्टिंग ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल कैपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग जीन्स और इंटरब्रीडिंग। तो ऑब्वियसली बात है, जब वो सिमिलर इंडिविजुअल्स के कैपेबल हैं एक दूसरे के साथ जीन्स एक्सचेंज करने में, तो वो कर पाएंगे। दे आर कंसिडर एज द बेसिक यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी, ठीक है, आर डिनोटेड बाय ए लैटिन बायनोमियल होमोसेपियंस। ठीक है। तो जो कि हमको एक तरीके से होमोसेपियंस काउंट किया जाता है। तो ऑब्वियसली बात है, हम सेम कैटेगरी के हैं, सेम यानी कि सिमिलर कैपेबिलिटीज है हमारे अंदर। तो हम एक दूसरे को जीन को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, इंटरब्रीडिंग का ये सारा कुछ अगर पॉसिबल है किसी के साथ में, तो वो आराम से कर सकता है। तो दैट्स बेसिकली इंडिविजुअल और स्पीसीज को हम इसको कहते हैं। वहीं अगर पॉपुलेशन की बात करें तो इंडिविजुअल के बाद में एक पॉपुलेशन बनती है, एक कम्युनिटी बनती है। तो कम्युनिटी ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म सेम स्पीसीज करती हैं, ऑक्यूपाइंग ए डिफाइंड एरिया डूरिंग स्पेसिफिक टाइम। तो इस तरीके से क्या होगा, यानी ग्रोथ रेट होगी पॉजिटिव ड्यू टू बर्थ, और ये सब तो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। नेगेटिव भी हो सकती है, डेथ और इमिग्रेशन की वजह से। तो इन द केस ऑफ लार्ज मोबाइल एनिमल लाइक टाइगर्स हैं, लेपर्ड है, लायन है, द पॉपुलेशन डेंसिटी मे बी डिटरमाइंड बाय काउंटिंग ऑफ पग मार्क्स। पग मार्क्स क्या होते हैं, फुट मार्क्स बेसिकली, लेफ्ट बाय द एनिमल इन ए डिफाइंड एरिया। ठीक है। अब ये देखा जा सकता है कि वो कहाँ गए हैं, कहाँ नहीं आए।
तो इन सारी चीज़ों स्टडी ऑफ पगमास कैन प्रोवाइड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, क्या क्या दे सकती है, अगर उसके पगमार्क अगर कहीं पर हैं तो क्या क्या बता सकता है। प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन द एरिया, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होगा कि अगर आप कभी अगर आप किसी गांव से रिलेटेड हो या फिर आप गांव में रहते हो तो आपको एक चीज़ जरूर समझ में आ जाती होगी, शहरों में तो ऐसा खैर बहुत कम होता है, या फिर शहरों में भी अगर एक एग्जांपल दूंगा, अगर आप गांव में रहते हो तो गांव में इजीली आपको पता चल जाएगा कि आपने मिट्टी पे अभी पूरा का पूरा डाला हुआ है या फिर आप खेत में जा रहे हो तो खेत में आपको पता चल जाता है अभी यहाँ से गाय गई है या भैंस गई है, दोनों के पैरों में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। कुत्ते का भी निशान अलग होता है, बिल्ली का भी अलग होता है, तो आपको इजीली पता चल जाता है। वहीं अगर आप दिल्ली जैसे शहर में हो या फिर कहीं और हो तो आपको एक और चीज़ समझ में आती है, जब आप कभी आप सीमेंट अपनी कंक्रीट वाली रोड बन रही होगी उस टाइम पे, उस पर कई बार गाय गुजर जाती है, भैंस गुजर जाती, भैंस कह रहा हूँ सॉरी, बिल्ली गुजर जाती है, तो आपको पता चल जाता है कि अभी बिल्ली गई है, तो इस तरीके से पता चल जाता है ये कौन सी स्पीसीज अभी यहाँ से गई है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल एनिमल्स हो ही जाता है, ऑब्वियस सी बात है। पॉपुलेशन ऑफ लार्ज कैट्स, टाइगर, लायंस, इनके बारे में पता चल जाता है। सेक्स रेशो, एज, यंग, ये सब कुछ इससे पता चल जाता है। टाइगर्स कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम पग मार्क्स, देखा जा सकता है इससे, ठीक है। तो कम्युनिटी देख लो, कम्युनिटीज इज मोस्ट इंटेंसिस आर नेम्ड आफ्टर द डोमिनेंट प्लांट फॉर्म, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, जो कम्युनिटी होती है, जो कम्युनिटी है तो वो डोमिनेट करना चालू कर देगी, क्योंकि ऑलरेडी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के ऊपर कम्युनिटी बेसिकली होती है। पॉपुलेशन एक छोटा शब्द हो जाता है, कम्युनिटी बड़ा हो जाता है। तो एग्जाम्पल, ग्रासलैंड कम्युनिटी इज डोमिनेटेड बाई ग्रासेस, थ्रो मे कंटेन हर्ब्स, ट्रीज, ये सब कुछ होता है। आप एक पार्क में जाते हो, सबसे ज़्यादा वहाँ पर क्या होता है, पेड़ होते हैं या ग्रास होता है, तो ग्रास का एक डोमिनेटिंग कम्युनिटी है, तो डोमिनेट कर रही है उस पार्क के अंदर, तो दैट्स मीन्स। वहीं आप मेजर कम्युनिटीज़ की बात करो, टॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ ले सकते हो, लार्ज साइज है, रिलेटिवली सेम जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, पार्क में जाते हो घास मिलती है सबसे ज़्यादा, ग्रासलैंड एरिया है इंस्टेड ऑफ ट्रीज, और इंस्टेड ऑफ कोई छोटे मोटे सैपलिंग्स वहाँ लगे होंगे तो उससे ज़्यादा बेहतर है कि आपको ये दिखाई देगा कि उस एरिया के अंदर ग्रास आता है, सेम लाइक दैट मेजर कम्युनिटी। माइनर कम्युनिटी में आप सैपलिंग्स देख लोगे छोटे छोटे, दीज आर डिपेंडेंट ऑन नेक बोरिंग कम्युनिटीज आर ऑफ्टन कॉल्ड सोसाइटीज, ओके। अब इसका एक अच्छा सा एक एग्जांपल देख लो, तो अगर मैं एक सिंपल से तरीके से समझाना चाहूँ, आप कहीं भी रह रहे हो, एक अलग जगह पे ना एक अलग सोसाइटीज़ बनी होती हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक अपर मिडिल क्लास फैमिलीज रहती हैं, ठीक है, अपर मिडिल क्लास या फिर रिच फैमिलीज भी वहाँ पर रहती हैं, तो वो आपकी या फिर हमारी कम्युनिटी से थोड़ा सा अलग हटके, ठीक है, तो क्या माइनर कम्युनिटीज़ है, माइनर लोग होते हैं अपर मिडिल क्लास में और रिच फैमिलीज में, तो वो एक माइनर हो जाती हैं। तो इसी तरीके से अगर आप देखो द सेकेंडरी, अब इसमें ये भी कह सकते हो, अब उस कम्युनिटी के अलावा कुछ ऐसे भी एरिया होते हैं जो हैं इस्लाम से एरिया होते हैं, तो वो भी एक क्या है, माइनर कम्युनिटी है, वो मेजर कम्युनिटी में तो नहीं काउंट कर सकते, उनको माइनर कम्युनिटी में काउंट करते हैं, बिकॉज ऑफ मकानों के अलावा इस्लाम एरिया कम है, मकान ज़्यादा हैं, इस्लाम कम है, तो बेसिकली इट्स लाइक दैट। दे आर सेकेंडरी एग्रीगेशन विथ मेजर कम्युनिटी, एक ए मैट ऑफ लिकन ऑन ए काउ डंग पैट, तो ये क्या है, माइनर कम्युनिटी, यानी कि एक छोटा सा कीड़ा जो कि काउ डंग पे अगर जो हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, माइनर कम्युनिटी है। काउ का जो डंग है उस पर तो क्या है, ठीक है, का डंग तो बहुत सारा है ना, बेसिकली इसे केक कहा जाता है जो कि बाहर की कंट्रीज में खरीदते हैं। दैट्स ऑल अमेजिंग, कुछ ना कुछ तो नया चलेगा। सो नाउ अगर इकोसिस्टम की बात करो तो एन इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद ईच अदर विद द इन्वायरमेंट। ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में मैं इसका आपको एक आंसर मैंने आपको दिया था, तो ये वाली पूरी लाइन वहाँ पर थी कि कौन सा इकोसिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ करता है, तो ये समझने की ज़रूरत है। एक्सचेंज एंड सिस्टम लेवल प्रोसेस सच एज द साइक्लिंग एलिमेंट इमर्ज, ये सब कुछ होता है, ओके। आगे देख लो, बायोम क्या है, बायोम इज अ लार्ज नेचुरली occurring कम्युनिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना ऑक्यूपाइंग ए मेजर हैबिटेट, रेन फॉरेस्ट बायोम या फिर टुंड्रा बायोम है, हर किसी का एक अपना अपना बायोम होता है, या फिर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बायोम है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट बायोम है, या फिर इस तरीके से रेन फॉरेस्ट बायोम है, या फिर टुंड्रा बायोम है, ठीक है, पोलर बायोम है, तो ऐसे बायोम चलते हैं। प्लांट एंड एनिमल इन ए बायोम हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ड्यू टू सिमिलर क्लाइमेट कैन बी फाउंड ओवर रेंज ऑफ। अब सेम चीज़ अगर देखो, यहाँ एक चीज़ समझने की कोशिश करना कि बायोम के अंदर प्लांट और एनिमल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, यानी कि जो चीज़ें होती हैं वो सिमिलर पाई जाएंगी मोस्ट ऑफली। तो अब आपने कभी देखा होगा कि अगर हम गिर नेशनल पार्क की बात करें, जहाँ पर हमारे पास टाइगर्स पाए जाएंगे, एशियाई टाइगर हमारे पास पाए जाते हैं, तो उनकी जो सिमिलरिटीज़ हैं वो वहाँ पर रहने वाले जितने भी टाइगर्स होंगे उन सबकी सिमिलरिटी सेम होगी, या फिर उनके वहाँ पर जो अदर जानवर जो पाए जाएंगे, एनिमल्स पाए जाएंगे, उनकी भी सिमिलरिटी मोस्ट ऑफली सेम होगी। लेकिन अगर सेम उनको अगर आप ऊपर भेज दोगे या फिर टुंड्रा बायोम में भेज दोगे जहाँ बर्फबारी ज़्यादा होती है, जहाँ पर स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं, तो वहाँ पर इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो वहाँ पर मैच नहीं होगा।
ये वहां पर रह ही नहीं पाएंगे। इनका बायोम अलग है, उनका बायोम अलग है। इनके लिए वहां पर सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। सेम स्नो लिपर्ड के लिए अगर उनको यहाँ पर लेके आया जाए तो उनके लिए सर्वाइव करना कम हो जाएगा, बिकॉज ऑफ वो एक अलग टेम्परेचर के अंदर रह रहे हैं और ये एक अलग टेम्परेचर में, दोनों के लिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी आपने चीते का अगर आपने एग्जाम्पल देखा होगा, जिनको अफ्रीका से लाया गया, तो अफ्रीका से लाने के बाद उनको इंडिया के अंदर पेंच टाइगर रिजर्व के अंदर उनको रखा गया, बाकी जगह भी रखा, इधर उधर भी डाला गया। तो स्टिल उनमें से कोई अभी, मोस्ट ऑफली आई डोंट थिंक सो कोई अभी कोई जीवित है उनमें से, सबकी डेथ हो चुकी है। जस्ट बिकॉज ऑफ उनका बायोम अफ्रीका के अंदर अलग था, इनका बायोम अलग है। हमने उनको एक्सपोर्ट तो कर लिया, इंपोर्ट तो कर लिया अपने यहाँ पे। इंपोर्ट करने के बाद हम उनको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, बट स्टिल उनको ये तो वो भी जानवर है, मैं भी वहाँ जाऊँगा तो मेरे लिए वहाँ पर सर्वाइव करना मुश्किल हो सकता है। मैं एक बीइंग है ना, सबसे ज़्यादा अगर कोई कोई पावरफुल है अगर वर्ल्ड के अंदर, तो वो एक इंसान ही है, एक ह्यूमन है। तो मेरे लिए सर्वाइव करना वहाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, तो उसके लिए सर्वाइव करना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मेरे पास फ्रीडम ज़्यादा है इंस्टेड ऑफ दैट एनिमल। Biome are distinct from habitat because any biome can comprise a variety of habitats. हर किसी बायोम के अंदर एक अलग वैरायटी पाई जाती है, अलग वैरायटी होगी। तो उस वैरायटी के बेसिस पर चीज़ें होती हैं। से मैंने आपको कहा ना कि स्नो लेपर्ड की जो बायोम होगा वो गिर नेशनल पार्क के बायोम से बिल्कुल डिफरेंट है, जो गुजरात के अंदर है। तो टोटली इन सब का ना एक फ्लो चलता है, एक टोटली डिफरेंट चलता है। तो वो देखना जरूरी है। जस्ट अ मिनट। ओके, सो लेट्स सी। अब बायोस्फीयर क्या होता है? द बायोस्फीयर इंक्लूड्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ टुगेदर विद डेड ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस बाय देम। तो ये सब कुछ वहाँ पर काउंट किया जाता है। तो इसके बेसिस पर अगर आप देखोगे, देखो, सॉरी, ओके, बायोस्फीयर इंक्लूड्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ टुगेदर विद द डेड ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस बाय देम। यानी कि आपके पास प्राइमरी सेकेंडरी और प्रोड्यूसर या फिर आपके डीकम्पोजर्स, ये सारे के सारे बायोम के अंदर आते हैं। मैंने आपको बायोस्फीयर के अंदर आते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। आपका यहाँ पर एस्थोनोस्फेयर, आपको सॉरी, एस्थोनोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर प्लस लिथोस्फेयर, ये तीनों के तीनों यहाँ पर आपको पाए जाएंगे। ओके, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। आगे देखिए, प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी क्या है आपके पास, ये समझने की कोशिश करते हैं। माफी चाहूंगा, थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ। ओके, एडेप्टेशन क्या होता है? एडेप्टेशन इज बेसिकली एन एडेप्टेशन इज द अपीयरेंस और बिहेवियर और स्ट्रक्चर और मोड ऑफ लाइफ of an organism that allow it to survive in a particular environment. Okay, adaptation may be morphological when trees grow higher, the grief neck गॉट लॉन्गर, बेसिकली ये एडाप्टेशन है। तो हर किसी का फ़र्क होता है। आपने जिराफ देखा होगा, कई जगह पे जिराफ की जो गर्दन होती है बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, कई जगह छोटी होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द एडाप्टेशन। इसको बेसिकली हम कैमोफ्लोज भी कह सकते हैं। कैमोफ्लोज यानी कि आप उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप अपने आप को ढाल लेते हैं। आप कहीं, आप जब मनाली जाते हैं, आप जब शिमला जाते हैं, आप जब जम्मू कश्मीर जाते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग कपड़े पहनना चालू कर देते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप थोड़ा गर्म खाना चालू कर देते हैं। आप वहाँ पर ड्राई फ्रूट ज़्यादा खाएंगे, चॉकलेट ज़्यादा खाएंगे, या फिर कुछ चाय ज़्यादा पियेंगे, या फिर कुछ ऐसी चीज़ ज़्यादा खाएंगे जो आपको गर्मी प्रोवाइड करे। तो आप उसके अकॉर्डिंगली ढलना चालू करते हैं। तो दैट्स बेसिकली कॉल एडॉप्टेशन। ओके, एग्जाम्पल ऑफ एडॉप्टेशन इसके देने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर आप खुद ही अपना एक माइंड लगा सकते हैं। दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। अब such small changes that take place in body of single organism over short period to overcome small problem due to changes in surrounding are called acclimatization basically। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। जब आप दूसरी जगह जाते हो तो आपने कई बार देखा होगा आपको वहाँ का पानी नहीं लगता है, कभी कोई और दिक्कत हो जाती है, कभी टेम्परेचर इशू, कभी इन्वायरमेंट इशू, कभी आपको किसी और चीज़ से दिक्कत हो जाती है। तो वहाँ से आपको ओवरकम होने के लिए, उस जगह से आने के लिए आपको कुछ ना कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं अपनी बॉडी में, वहाँ के अकॉर्डिंगली ढालना पड़ेगा, कैमोफ्लेज करना पड़ेगा, एडोप्टेशन करना पड़ेगा। दैट्स ऑल। अब इस चीज़ को कहते हैं एक्लिमेटाइजेशन। ओके, चलो, वेरिएशन क्या है? बेसिकली वेरिएशन इंट्रोड्यूस बाय चेंजेस इन जेनेटिक मेकअप, एडिशन, डिलीशन, सर्टेन चेंजेस होगा। म्यूटेशन होगा, चेंजेस इन क्लाइमेट, जियोग्राफिकल बैरियर, दिस ऑल आर सेम। मैं एडॉप्टेशन की बात करूँ या फिर किसी और की बात करूँ, एवरीथिंग इज सेम, कुछ भी चेंज नहीं है। अब इसके लिए एडॉप्टिव के ऊपर मैं आपको सिर्फ ये पिक्चर दिखा सकता हूँ। इस पिक्चर को अगर आप देखेंगे तो आपको एक चीज़ समझ आएगा, ये गैलापागोस आर्किपेलगो की है। यहाँ पर जो आप पहली पिक्चर देख रहे होगे, ये जानवर एक ही है, बट इसका डिज़ाइन धीरे धीरे अलग अलग आइलैंड पे चेंज है। आप देखो, सब जो पहली पिक्चर है वो दूसरे आइलैंड की है, दूसरी फिर दूसरे आइलैंड की है, ये चारों डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड्स हैं। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ कि वहाँ का जो इनकी जो लोकेशन है वो डिफरेंट है।
Adaptive radiation is a process in which organisms diversify from an ancestral species into a multitude of new forms when environment create new challenges और opens new environment nick. ओके, तो इन सारी चीज़ों का फर्क पड़ता है. आपने एक चीज़ देखी होगा कि अफ्रीका के अंदर जो लोगों का जो मोस्ट ऑफली जो कलर होता है वो ब्लैक होता है, लेकिन इसके अलावा कहीं नहीं होता. रीजंस है. आप साउथ में जाएंगे तो अब मोस्ट ऑफली के लोगों का कलर आपको ब्लैक पाया जाएगा. ठीक है. और इसके अलावा जब आप यहाँ पर इस तरीके एक और एग्जांपल लो, आप जब वेस्ट साइड में जाते हो या फिर ईस्ट साइड में जाते हो बिल्कुल टोटली, आप नॉर्थ में जाओगे तो वहाँ पर आपको ऐसा कलर नहीं पाया जाएगा. इसके लिए भी काफ़ी रीजंस है. फॉर एन एग्जांपल के लिए, अफ्रीका एक ऐसी कंट्री है जो कि बिल्कुल यानी कि तीनों तरफ से जैसे इंडिया है उस तरीके से वो ओशन से घिरी हुई है. उस तरफ अटलांटिक है, नीचे पूरा साइड में आपका इंडियन ओशन है. ठीक है. ऊपर से आपका मेडिटेरियन सी आता है. ठीक है. दूसरी बात, तीनों की तीनों वहाँ से जो आपकी रेखाएं, कर्क रेखा है, मकर रेखा है, इसके अलावा आपकी इक्वेटर है, तो ये तीनों की तीनों वहीं से जाती है. कैप्रिकॉन होगी या फिर कैंसर होगी, तीनों की तीनों लाइनें वहीं से जाती हैं. और तो उसकी वजह से क्या होता है, डायरेक्टली जो सूरज की किरणें वहीं पर पड़ती हैं. दूसरी बात, उनका जो इन्वायरमेंट है वो भी बहुत अलग है. वहाँ का पॉल्यूशन है, प्लस वहाँ का जो खाना पीना है वो बहुत ज़्यादा अलग है. आपके खाने पीने से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा, तो इन काफ़ी चीज़ों का फ़र्क पड़ता है. आप जितने ज़्यादा ठंडे एरिया में रहोगे, थोड़ा बहुत आपके पास गर्मी, आपके पास ऐसे एरिया से थोड़ा सा दूर रहोगे, आप ठंडे एरिया में रहोगे, ऑटोमेटिकली आपके आपके हाथ से जो आपके पास टैनिंग हो जाती है या फिर कुछ और आपको कभी कोई दिक्कत हो जाती है वो ऑटोमेटिकली दूर होनी चालू हो जाती है. आपका जो नेचुरल कलर है वो बाहर आ जाता है. अभी उनका जो नेचुरल कलर है वो एक्चुअली ब्लैक है, तो उस ब्लैक उनका बचपन से ही है. तो वही जो आप चीज़ें देखने करोगे तो जो उनका जीन है वही चलता हुआ आ रहा है. तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट. अब धीरे धीरे जब वो यहाँ पर आएंगे, अभी उनके फेस हमारे फेस से बहुत डिफरेंट होता है, उनके बाल हमारे यहाँ से काफ़ी डिफरेंट होते हैं, लेकिन उनमें से अगर कुछ लोग यहाँ पर आके रहने लग जाएं, आप गुजरात में देखोगे तो गुजरात में जो अफ्रीकन रहते हैं उनका जो हेयर स्टाइल है, उनका जो फेस कट है वो अफ्रीकन से टोटली अलग है. हालांकि वो काफ़ी टाइम पहले इंडिया में आ गए थे, लेकिन उनका बेसिकली एंसेस्ट्रल कहाँ का है, अफ्रीका का. लेकिन अभी वो इंडिया में है काफ़ी लंबे टाइम से. अब उनके जो बच्चे हो रहे हैं वो इंडिया के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हो रहे हैं, तो उनकी चीज़ें टोटली डिफरेंट है. ओके. स्पेसिएशन क्या होता है बेसिकली? स्पेसिएशन देखने का मतलब क्या है, यहाँ पर सेम एग्जांपल दिया हुआ है. अगर आप इस इमेज को देखो, इस इमेज को देखो और नीचे की इमेज को देखो, इस टोटली डिफरेंट है. एक ही प्रजाति, एक ही स्पीसीज है. सैलमेंडोज की कैलिफोर्निया में पाई जाती है. सेम इनके जेनेटिक में डिफरेंट पाया गया जस्ट बिकॉज ऑफ द एरिया एंड नथिंग एल्स. इसे कहते हैं स्पेसिएशन. ओके. इसका कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ a species comprised of many population, often different population of species remains isolated due to some geographic barrier, माउंटेन, ओशियन, रिवर, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट. इसके अलावा कोई बैरियर नहीं है, इसके अलावा कोई इशू नहीं है. ये सिंपल सी चीज़ है, आपको सिर्फ इतना समझने की जरूरत है, दैट्स इट. और इसके अलावा कुछ नहीं है. जस्ट सेकेंड. ओके. नाउ आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द सब पॉपुलेशन बिकम वेरी डिफरेंट, गेट आइसोलेटेड. तो इन सारे जेनेटिक जो डिफरेंस है ये सारे के सारे इसी के कारण होते हैं, दैट आई सेड. सो इन सब का एक ही मतलब है, कुछ डिफरेंट नहीं है. स्पेसिएशन क्या होता है, एडाप्टिव क्या होता है, मैं आपको बता चुका हूँ. इसके अलावा म्यूटेशन मैंने आपको बता दिया, म्यूटेशन का जो तरीका होता है. बायो मैं आपको बता चुका हूँ, बायो हर किसी का डिफरेंट होगा. बायोस्फीयर कैसे बनता है, एस्ट्रोनोस्फीयर आपका मिल जाएगा. ठीक है, यानी कि एयर बेसिकली. आपको हाइड्रोस्फीयर मिल जाएगा. ठीक है. आपको लिथोस्फीयर मिल जाएगा. तो ये सारा कुछ मिला के आपको इस तरीके से चलेगा. ठीक है. वहीं ओके. आगे देख लो, म्यूटेशन, सॉरी म्यूटेशन अभी आया. म्यूटेशन इज अ चेंज इन जेनेटिक. बेसिकली ये म्यूटेशन कहलाता है जब आपका जेनेटिक में कोई भी चेंज हो जाएगा, उसकी वजह से आपका डीएनए में थोड़ा चेंज हो जाएगा. फॉर आप यहाँ पर अफ्रीका वाला जो मैंने एग्जांपल दिया, आप टोटली यहाँ पर कॉपी पेस्ट मार लो, दैट्स कॉल्ड बेसिकली म्यूटेशन. फर्दर इन सेक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन, मेयोसिस, फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस ए न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स एवरी जनरेशन विच टर्म्ड रिकॉम्बिनेशन. ये सब कुछ पाया जाएगा. तो आपने एक और चीज़ देखी होगी, कुछ लोग दिल्ली, कुछ अफ्रीकन से हैं जो कि बाहर से आके इंडिया में रहते हैं, और उनका जो धीरे धीरे उनका जो कल्चर है, उनका जो फेस स्टाइल है, उनका जो ड्रेसिंग है या फिर उनका जो बालों का जो स्टाइल है, वो टोटली धीरे धीरे चेंज हो जाएगा. काफ़ी का चेंज हो भी गया है जो रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमें उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हमारे बाल या फिर उनके बाल काफ़ी डिफरेंट पाए जाते हैं. तो आई डोंट नो, जस्ट बिकॉज ऑफ उनका जेनेटिक है और हमारा जेनेटिक अलग है, सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट. तो ये सारी की सारी वेरिएशंस है, दैट्स कॉल्ड म्यूटेशन. जब आपके जब म्यूटेशन इज ए चेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कोई भी मटेरियल में चेंज होगा, रिजल्ट फ्रॉम एन एरर रेप्लिकेशन टू डीएनए कॉज न्यू जीन्स जो आएगी वो, यानी कि नया जीन आएगा आपके कोई भी चेंज होने में, मटेरियल चेंज होने में, तो ऑब्वियस सी बात है.
ओके। नेचुरल सिलेक्शन क्या होगा? नेचुरल सिलेक्शन इज अ मैकेनिज्म प्रपोज्ड बाय डार्विन वेलिस, डार्विन ने दिया बेसिकली। नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस विच स्पीसीज अडेप्ट द एनवायरनमेंट। ओके। अब वो अडोप्ट एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली जो वेरे से जीन्स होते हैं उसको, एक सिंपल सी चीज़ है, उसको अडोप्ट करने चालू हो जाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली रिप्रोडक्शन चालू हो जाता है उनका। अब जब आप उस इन्वायरमेंट के तरफ, जब आप उस इन्वायरमेंट में हो तो आपको उसी तरीके के लोग मिलना चालू हो जाएंगे, आप उन्हीं लोगों से कनेक्ट होना चालू हो जाएगा, उन्हीं के जैसे खाना पीना हो जाएगा, उन्हीं से शायद आपका शादी ब्याह भी होना चालू हो जाएगा, तो धीरे धीरे आपका जीन टोटली चेंज होगा। तो जब आपका जीन ही आपका चेंज हो रहा है, जब आपकी चीज़ें चेंज हो रही है, तो ऑटोमेटिकली आपका चीज़ें वैसे ही रहेगा। ओके। सो इवोल्यूशन, ये इवोल्यूशन का आप एक पिक्चर देख लो, सबने हमने अपने एनसीईआरटीज़ में बहुत पहले देखा हुआ है, ये सारी चीज़ें सेम होता है। दिस इज बेसिकली धीरे धीरे धीरे। तो इवोल्यूशन इज अ चेंज विच गिव्स राइज टू अ न्यू स्पीसीज। ओके। जब इवोल्यूशन ऐसे ऐसे होता है तो आपने कई बार देखा होगा कि इस तरीके का इवोल्यूशन बहुत आप बंदरों में अभी भी देख सकते हो, ऐसा पाया जाता है, वो कई बार दोनों टांगों से भी चलते हैं इस तरीके से। तो ये पूरा का पूरा इवोल्यूशन है। ओके। तो इवोल्यूशन मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। एक्सटिंक्शन क्या होता है यार? एक्सटेंशन का देखो, एक सिंपल सी चीज़ है उसको समझने के लिए। आपके किसी भी एरिया से अगर कोई भी प्रजाति अगर वो गायब हो चुकी है तो उसे एक्सटिंक्ट कहा जाता है। वल्नरेबल है यानी कि गायब होने वाली है, ठीक है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो इस सारी चीज़ों के ऊपर है। ओके। सो द प्राइमरी रीजन बिहाइंड एक्सटिंक्शन इज इन्वायरमेंटल चेंजेस और बायोलॉजिकल कंपटीशन। ऑब्वियसली बात है, कोई भी इन्वायरमेंटल चेंज आप करोगे, बायोलॉजिकल कंपटीशन आप करोगे, तो एक्सटेंशन की कगार पे कोई ना कोई प्रजाति, कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई पौधा आपका एक्सटेंशन की कगार पे आएगा, जो आपको बाद में रियलाइज होगा कि जस्ट बिकॉज ऑफ अस दिस हैपन। ओके। सो लास्ट टाइम इन द लास्ट लेक्चर ऑफ द environment, even the geography I said, डू नॉट एक्सप्लोइट इन्वायरमेंट। आप इन्वायरमेंट के साथ कोई खिलवाड़ मत करो। आपकी सैलरी आप जितना भी कमा रहे हो, जस्ट ट्राई कि आप हर महीने एक 50 रुपये का पौधा लाओ, या फिर अपने घर में ही उस पौधे को उगाने की कोशिश करो। आप जितना ज़्यादा इन्वायरमेंट क्रिएट करोगे, जितनी ज़्यादा, और डिफरेंट डिफरेंट सेपलिंग्स लगाओ अपने आसपास, और चीज़ों को कोशिश करो कि आप उनको ग्रो करना चालू करो। सिर्फ टमाटर और प्याज में, अदरक में मत लगे रहो, सिर्फ आप गेंदे के फूल में लगे पड़े हो, यार बहुत उगा रहे हैं, ऐसा उगाना चालू करो जो ठीक है। 50 रुपये का सैपलिंग्स आता है, उगाना चालू करो, थोड़ा पानी तो देना उसको। तो जस्ट ट्राई टू गिव इट, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ है थोड़ी। जितना ज़्यादा करोगे बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचोगे, बहुत अच्छे लेवल की चीज़ें डेवलप होनी चालू हो जाएगी। टू ट्राई टू कंजर्व द इन्वायरमेंट एट एनी हाउ, एट एनी कॉस्ट। इवन आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंज लाने की कोशिश करेगी। ओके। काफ़ी हम ना आज के डेट में, आज का इन्वायरमेंट ऐसा है कि हम अपने आप को एक राजा समझ बैठे हैं। हर कोई अपने आप में एक राजा है। तो इस राजा वाली जो फीलिंग्स है इसको ख़त्म करो, इसको बिल्कुल दूर भगा दो। जीने का देखो एक सिंपल सा तरीका है, जब तक आप लोगों से प्यार नहीं करोगे, लोग आपसे प्यार नहीं करेंगे। बहुत सिंपल सा मेथड है। लोगों से प्यार करना सीख जाओ, लोग आपसे बहुत आसानी से प्यार करना सीख जाएंगे। सो दिस इज अ सिंपल मेथड। जब तक आप ये करना नहीं सीखोगे, कभी भी अपने आप को ना एक वो उस एटीट्यूड में मत लेके आओ कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। आजकल काफ़ी वीडियो चलती हैं यूट्यूब पे, तो जिसमें कई जो टीचर्स हैं, जो मैथ्स टीचर है, मैं नाम नहीं लूँगा, तो वो अपने आप को एक अलग लेवल पे शो करने की कोशिश करते हैं। इसमें काफ़ी फेमस फेमस टीचर भी हैं। सो यहाँ पर एक चीज़ समझने की कोशिश करना, एक छोटी सी कहावत है कि जितना आपके पास है उतना कई लोग अपनी जेब में लेके घूमते हैं। तो कभी घमंड मत करना, क्योंकि जितना आपके पास है और जितना आपको दिया है पृथ्वी ने, इन्वायरमेंट ने, लोगों ने, वो आपके पास अभी बहुत कम है। जितना आप सोच रहे हो बहुत कम है। अगर आप सोच रहे हो, अगर मैं बेशक यहाँ पर एक बहुत बड़े लोगों की बात करता हूँ, बेशक मैं मार्क जुकरबर्ग की बात कर दूँ या फिर एलॉन मस्क की बात कर दूँ, या फिर उनके पास जितना भी है अभी भी कम है। कम का रीज़न क्या है? जितना उनके पास है उतना वर्ल्ड में लोगों के पास, सबके पास है। सबको मिला दिया जाए तब भी उनके पास बराबर नहीं है। तो कम तो है। तो आपका घमंड किसी काम का नहीं है। आप किसी चीज़ से बड़े नहीं बन सकते, आप चीज़ों पर छोटे रहिए, ज़्यादा बढ़िया है। इन्वायरमेंट से प्यार कीजिए, लोगों से प्यार कीजिए, ताकि आपको आगे बढ़ने में सहायता कर सके। ओके। आगे देखते हैं। एक्सटिंक्शन अकर्स व्हेन स्पीसीज कैन नॉट इवॉल्व फास्ट इनफ टू कोप विद चेंजिंग इन्वायरमेंट। एट प्रेजेंट सिक्स मास एक्सटिंक्शन इज गोइंग ऑन। तो प्रोग्रेस में है, जहाँ पर काफ़ी जो एंथ्रोपोजेनिक ह्यूमन इंडिविजुअल्स हैं वो गायब हो जाएंगे। तो ये ज़रूरी है। और हाँ, एक और बात ज़रूर बोलना चाहूँगा, हमेशा अपने साथ के लोगों को ज़रूर सपोर्ट करो। इस भावना को, इस हीन भावना को ख़त्म कर दो कि
इसने कर लिया तो मेरा मैं कैसे होऊंगा, ये भावना कभी किसी के ना माइंड में ऐसे आती नहीं है, एकदम से अपने आप ही क्रिएट होगी कि आपको लगेगा कि यार ये थोड़ा सा आगे निकल जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। कई बार ऐसी भावना कई बार लोग आती है। इस भावना को साइड कर दो, कुछ नहीं रखा इस भावना में। ट्राई टू पुल योर फ्रेंड्स, योर फैमिली मेम्बर्स, योर कजन, उनको पुल करने की कोशिश करो, खींचने की कोशिश करो, अगर वो कहीं पीछे छूट गए हैं तो। अगर उनके पास कुछ कम है, आप कैपेबल हो देने लायक, बिल्कुल दो। जितना आपके पास है उससे 2 गुना आएगा, बस। ओके, चलो। सो एक ना क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करना। द टर्म सिक्स मास एक्सटिंक्शन, सिक्स एक्सटिंक्शन is often mentioned in the news in the context of the discussion of 2018, उस टाइम का क्वेश्चन है। तो क्या है? वाइड स्प्रेड मोनोकल्चर प्रैक्टिस इज इन एग्रीकल्चर एंड लार्ज स्केल कमर्शियल फार्मिंग, अभी हमने पढ़ा तो ऑब्वियस ही बात है कमर्शियल ये फार्मिंग से रिलेटेड नहीं है। फियर्स ऑफ पॉसिबल कोलिजन ऑफ ए मेटेरियोट विद द अर्थ इन द नियर फ्यूचर मैनर इन हैपेंड 65 मिलियन से, इसका भी क्वेश्चन नहीं है। लार्ज स्केल कल्टीवेशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉस इन मैनी पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, इसका भी नहीं है। मैनकाइंड ओवर एक्सप्लोइटेशन मिसयूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फ्रेगमेंटेशन नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम पॉल्यूशन, ऑब्वियस ही बात है हम ह्यूमन इंडिसीज की बात कर रहे थे तो बिल्कुल यही आंसर है। तो आपका आंसर है फोर्थ। ठीक है। 6 मार्च एक्सटेंशन किससे रिलेटेड है? 2018 में न्यूज़ में रहा है तो दैट्स बिकॉज ऑफ दैट। आगे देख लो, एक अलग क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू? द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर और सर्टन हैबिटेट हैबिट्स विच इनेबल ए प्लांट और एनिमल टू लिव इन सराउंडिंग, इट्स कॉल्ड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन ऐसा है कि अभी हमने इवोल्यूशन कुछ और देखा था, तो क्या हो जाता है? आप इन चारों में से बताना कौन सा ठीक है। तो मेरे हिसाब से पहला बिल्कुल गलत है, कौन सा ट्रू है? इवोल्यूशन ये नहीं होता। द सराउंडिंग वेयर ऑर्गेनिज्म लिव्स इन कॉल्ड हैबिटेट, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही होता है। ओके। स्मॉल चेंजेस दैट टेक प्लेस इन बॉडी ऑफ सिंगल ऑर्गेनिज्म ओवर शॉर्ट पीरियड ओवरकम स्मॉल प्रॉब्लम्स ड्यू टू चेंजेस इन सराउंडिंग कॉल्ड एक्लिमेटाइजेशन, बिल्कुल ठीक है। यानी कि दूसरा और ठीक है, तीसरा मेरे हिसाब से ठीक है, पहला गलत है। तो पहला गलत है तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो आया कौन सा? दूसरा तीसरा। दिस इज बेसिकली, हम इसे कहते हैं एक तरीके से एलिमिनेशन मेथड। जब आपको पता है पहला गलत है, क्वेश्चन देखो पहला ये भी नहीं, पहला इसमें है तो इसमें नहीं हो सकता, ऑल की बात कर रहे हैं, तीसरे में चौथे में तो नहीं है, दैट्स कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड, इजीली निकाल दो। तो दूसरा तीसरा ठीक है। एक्सप्लेनेशन ले लो, एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। हाइबरनेशन कहते हैं जब आप एडॉप्टेशन की बात कर रहे होते हैं या फिर एनिमल इन लीव, तो उसे हाइबरनेशन कहते हैं। हैबिटेट कहते हैं इसको, ठीक है। एक्लीमेटाइजेशन कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। ग्रेजुअल चेंजेस इन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन एन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इवोल्यूशन एंड नॉट एडॉप्टेशन, ठीक है। तो ये जरूरी है समझने के लिए। एक और देख लो, चूज द इनकरेक्ट पेयर्स। ओके, इनकरेक्ट पेयर क्या है इसे देख लो। स्लोपिंग ब्रांचेस एंड नेडल लाइक लीव्स, डीप रूट्स कहाँ पाई जाएगी? वैक्सी स्टेम, थिक लीव्स, नो लीव्स, कैनोपीज कहाँ पाए जाएंगे? तो एक बार सोच के देखो कौन सा आंसर ठीक हो सकता है। पहला पहला बिल्कुल स्लोपिंग ब्रांचेस, नीडल लाइक लीव्स, ऐसा कुछ होता है क्या? डीप रूट्स कहाँ पाया जाएगा? टैगा में पाया जाता है क्या? वैक्सी स्टेम, थिक लीव्स, कौन सा हो सकता है? एक हो सकता है, ऑल हो सकते हैं, चार चौथा ठीक हो सकता है कैनोपीज, ट्रॉपिकल में पाया जाता है क्या कैनोपीज? देख लो, एक दो तीन ठीक हो सकते हैं क्या? देख के बताओ एक बारी। ठीक है, दो और तीन हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। तो देखो मैं आंसर आपको सिंपल सा एक मैं आपको आंसर देता हूँ। देखो, स्लोपिंग ब्रांचेस कहाँ पाई जाती हैं? डेजर्ट वेजिटेशन में। डीप रूट्स कहाँ पाई जाती हैं? टाइगर, बिल्कुल ठीक है। वैक्सी स्टेम, थिक लीव्स कहाँ पर पाई जाती हैं? टुंड्रा वैलीज में। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। कैनोपीज कहाँ पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल में, ये गलत है। तो सी आंसर बिल्कुल ठीक है। ओके, देख लो। तो कैनोपीज कहाँ पाई जाएंगी? कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट। ओके, तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत थी। तो इसको समझ लो, बस छोटी सी चीज़ है, कुछ ज़्यादा तो है नहीं यार। पहला दूसरा तीसरा ठीक है, ख़त्म करो। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आशा करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। दोबारा मिलेंगे थर्ड लेक्चर में ऑफ इन्वायरमेंट के। बाकी लेक्चर्स देखिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।